हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सभी लोग। मैं शाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लॉजिकल शाकिर में। दोस्तों, सीयूटी पीजी एलएलबी 2026 का जो एग्जामिनेशन मार्च में होने वाला है, उसका हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर कंप्लीट हम लोग कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, यानी कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एमएस एक्सेल पढ़ाया था। उसके अंदर जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बताया था। आज उस थ्योरी पर बेस्ड हम लोग करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे पास ये जो एमसीक्यूज होंगे, या एमसीक्यूज से पहले हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज हम देखेंगे कि कौन से शॉर्टकट कीज का क्या यूज होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे शॉर्टकट कीज ऐसे हैं जो एमएस वर्ड में भी कॉमन है, एमएस विंडोज में भी कॉमन है, एमएस पावर पॉइंट में भी कॉमन है और एमएस एक्सेल में भी कॉमन है। तो वैसे शॉर्टकट कीज जो कॉमन होंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा दिया है, तो जिनका भी क्लास एमएस वर्ड का छूटा हुआ है वो जाके जरूर से देख लेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना सीरीज। और ये रहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एमएस वर्ड के अंदर हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट कीज ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो उसी में से कुछ शॉर्टकट कीज हमारे पास यहां पर भी है, तो इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्सेल के कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जैसे भाई कंट्रोल के साथ ए हमने पढ़ा था, तो सिलेक्ट ऑल होता है। वहां पर पेजेस के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर था, तो यहां पर हम लोग वर्कशीट के अंदर बात करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल के साथ बी बोल्ड करने के लिए होता है, कंट्रोल के साथ आई इटैलिक करने के लिए होता है, कंट्रोल के साथ सी कॉपी करने के लिए होता है। अब मैं यहां पे बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा, जस्ट बिकॉज मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको एमएस वर्ड के अंदर सारी चीजें बता दी हैं, विद प्रैक्टिकल बता दिया है। कंट्रोल के साथ वी पेस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल के साथ के अगर आप कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हो तो लिंक इंसर्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल के साथ जब एफ प्रेस करते हैं तो फाइंड करने के लिए होता है। सॉरी, ये रिप्लेस का नहीं होता है ऑप्शन, सिर्फ यहां पर फाइंड का आता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ फाइंड का ऑप्शन आता है, तो ये रिप्लेस को हटा दीजिएगा, सिर्फ फाइंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ जी जब आप गो टू ऑप्शन पे जाते हो, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाना चाहते हो, या कंट्रोल के साथ एच फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए आता है। क्या होता है सब एमएस वर्ड के अंदर में बता दिया है। इसके अंदर कुछ ही चीजें स्पेसिफिक होंगी जिस पर हम लोग बात करेंगे। कंट्रोल के साथ यू अंडरलाइन के लिए, ये रीडू के लिए। ये देखो, जैसे यहां पर ये आपके पास नया आया, वहां पर हम लोग कंट्रोल के साथ 5 करते थे तो क्या होता था, वहां पर होता था आपका 1.5 लाइन का स्पेसिंग होता था। लेकिन जब हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करके यहां पर एक्सेल के अंदर में कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, बीच में से ऐसे एक लाइन कट हो जाता है। ठीक है, मतलब सिंगल लाइन क्या हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ओ, कंट्रोल के साथ ओ, ऑलरेडी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है जो सेव किया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को अपने नए डॉक्यूमेंट के अंदर में क्या करना, ओपन कर लेना। ठीक है, या जो वर्कशीट हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई अपना जो पुराना वर्कशीट सेव किया हुआ है उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ ओ करते हैं। कंट्रोल के साथ एन करेंगे तो ऑब्वियसली न्यू ओपन, ये तो न्यू डॉक्यूमेंट नहीं, न्यू क्या हो जाएगा, न्यू यहाँ पर आपका वर्कबुक ओपन हो जाएगा। न्यू क्या हो जाएगा, न्यू वर्कबुक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट का मतलब हम वर्ड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर वर्कबुक का मतलब क्या हो जाएगा, हम एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ पी प्रिंट ऑप्शन आता है, कंट्रोल के साथ एस सेव के लिए होता है, कंट्रोल के साथ जेड अंडू द लास्ट एक्शन के लिए होता है, कंट्रोल के साथ जेड और कंट्रोल के साथ वाई आपस में कॉम्प्लीमेंट्री काम करता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ F9 जो होता है वो मिनिमाइज करंट विंडो, जो भी आपका विंडो है उसको मिनिमाइज करने के लिए, मतलब वहां से आपका जो टास्क बार है नीचे वहां पर आकर मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ F2 बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो एडिट द सेल, मतलब मान लीजिए आपके पास ये सेल है, सेल के अंदर में ए बी सी कुछ भी लिखा हुआ है। अब जब आप इसको क्लिक करोगे या डायरेक्ट डिलीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर का कंटेंट खत्म हो जाएगा। आप चाहते हो कि इसके अंदर जाके मुझे कुछ और लिखना है या इसको एडिट करना है, तब जाके आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आप क्या कर सकते हो, उसको यहां पर क्लिक कर सकते हो, या फिर जाके उसमें डबल क्लिक करना पड़ेगा तब जाके, या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके अंदर जा पाओगे। ठीक, F5 के अंदर आपको किसी स्पेसिफिक सेल या फिर रिफ्रेश के लिए ऑप्शन आता है। ठीक है, F7 आपका जो स्पेल चेक है, या फिर आपका अ, जितना भी ग्रामेटिकल एरर वगैरह है वो सारी चीजें के लिए आता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है। एक हमारा फुल स्क्रीन हो रहा था डॉक्यूमेंट के अंदर में, या आप यूट्यूब भी चला रहे हो अगर, तो यूट्यूब के अंदर अगर आपको आपको फुल स्क्रीन में देखना है, तब आप वहां पर F11 प्रेस करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहां पर एक स्पेशल फीचर क्या है, मान लीजिए आपने कोई ऐसे कंटेंट बनाया। ठीक है, यहां पर आपने कोई टेबल बनाया था, ठीक, इस तरह से बनाया था, यहाँ पे सेल था, यहाँ पे कुछ मान लो कोई प्रोडक्ट था हमारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट था। ठीक है, प्रॉफिट था। ठीक है, ऐसे था, तो ऐसे आपके पास यहाँ पर कोई एक हम लोग रखते हैं, सीरियल नंबर रख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे कुछ डेटा होगा,
ठीक है। आपको इसको अगर सेलेक्ट करके आपने क्या प्रेस कर दिया, F11 प्रेस कर दिया, तो वो वहां पे क्या कर देता है, चार्ट में क्रिएट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा पाई चार्ट, बार चार्ट, टेबुलर चार्ट, तो उस चार्ट में क्रिएट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसके इन दोनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये जो सेमी कॉलन है इसको प्रेस करते हैं, तो जो भी करंट टाइम हो रहा होता है, जैसे हमारा वर्ड के अंदर में, डॉक्यूमेंट के अंदर में हम लोग क्या करते थे, ऑल्ट शिफ्ट के साथ टाइम के लिए टी प्रेस करते थे और डेट के लिए ऑल्ट शिफ्ट के साथ डी प्रेस करते थे, तब हमारा टाइम और डेट आता था। यहां पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब हम सेमीकोलन करेंगे तो ये हमारा करंट टाइम जो भी हो रहा होगा वो बजने लगेगा, शो करने लगेगा। और यहां पर हम लोग बात करेंगे कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका डेट आएगा। इन सारी चीजों को अभी हम लोग अपने जो आने वाला अभी जो हमारा सेशन है, मतलब इसी सेशन के अंदर में जो 50 एमसीक्यूज है उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, किस तरह से आपको जवाब देना है। ठीक है। शिफ्ट के साथ F3, जब हम लोग उसमें बात कर रहे थे एमएस वर्ड के अंदर में, तो चेंज केस का काम कर रहा था। ठीक है, चेंज केस का काम कर रहा था किसके अंदर, वर्ड के अंदर में, यानी जो आपके 5 तरह के केसेस थे उसको चेंज कर रहा था। ओपन दी एक्सेल फॉर्मूला विंडो, फॉर्मूला विंडो यहां पर ओपन करता है। शिफ्ट के साथ F5, ब्रिंग अप द सर्च बॉक्स, मतलब आपको नॉर्मली जब F3 प्रेस करते हैं तो सर्च आता है, यहां पर आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन आने के लिए शिफ्ट के साथ F5 पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, बस था तो मैंने यहां पर करा दिया, नॉट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं इस तरह से क्या कर दे रहा हूं, इस तरह से बॉक्स बना दे रहा हूं। ठीक है, ये जैसे इंपॉर्टेंट है तो इसको मैंने इस तरह से क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल के साथ F6, क्या मतलब हो गया, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक और विंडोज। ठीक, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक विंडो ओपन है। ठीक है, एक विंडो हमारे पास क्या ओपन है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे बुक 1 ओपन है। बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, बुक 1। हमने फिर कंट्रोल एन प्रेस किया और हमारे पास ओपन हो गया बुक 2, ओपन हो गया। अब इसका डेटा हमें किसमें चाहिए, इसमें चाहिए। बार बार हम इससे कुछ कॉपी कर रहे हैं और इसमें हम कुछ क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको इस तरह से आता है ऑप्शन, है ना, मिनिमाइज करके, यहां पर इस तरह से दोनों में आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप बार बार क्या करोगे, इसको मिनिमाइज करोगे, वो यहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टास्क बार में आ जाएगा। फिर आप इसको यहां पर से ओपन करोगे, फिर आप इसको ओपन करोगे, एक मिनट, फिर आप इसको ओपन करोगे और फिर उसको पेस्ट करोगे, तो हमारा टाइम ज्यादा जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ F6, जब आपका कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है, ठीक है, मान लो आपका एक्सेल खुला हुआ है, एक्सेल के अंदर में आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वर्कबुक खुले हुए हैं, तो उनके बीच में जब आप स्विचिंग कर रहे हो, एक बार कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करोगे तो बुक 1 खुल जाएगा, फिर कंट्रोल के साथ F6 करोगे तो बुक 2 खुल जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल के साथ F6 किया, बुक 2 से कॉपी किया, फिर कंट्रोल के साथ F6 किया, बुक 1 खुल गया, अब उसमें जाके पेस्ट कर दिया। तो बार बार मिनिमाइज करने का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब प्रैक्टिकली भी आप इसको काम करोगे, 2-3 वर्कशीट पे काम कर रहे हो, वर्कबुक पे काम कर रहे हो, तब यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, ये विंडोज के लिए भी होता है, ये आप ये आपका एमएस वर्ड के लिए भी काम करेगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट खुला है, ये आपका पावर पॉइंट के लिए भी काम करेगा, लेकिन एक ही एप्लीकेशन का खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपका एक्सेल खुला हुआ है और एक विंडो में आपका खुला हुआ है पावर पॉइंट, तब उसके बीच में स्विचिंग नहीं होगा, फिर आपको मिनिमाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन, ये आपको बता दिया था, जो एक्सेल जो वर्ड के अंदर में था, मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन सेम डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट के अंदर में कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन, नीचे नीचे आपका एक विंडो है, एक्सेल खुला हुआ है, उसके अंदर वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 है, वर्कशीट मतलब शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो था, क्या था, शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो यहां पर से। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसके बीच में अगर आपको स्विचिंग करना है, तब आप कंट्रोल के साथ पेज अप करोगे और कंट्रोल के साथ पेज डाउन करोगे, तो दाएं बाएं वो आपस में मूव करेगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ जब हम टैब प्रेस करेंगे तो मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स, अलग अलग एक्सेल फाइल्स की अगर हम बात करें तो कंट्रोल के साथ टैब करने पर दोनों उसके बीच में स्विचिंग हो सकता है। अब यहां पर देखो एक पॉइंट और है, जब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ राइट एरो, ये राइट एरो का मतलब क्या हो गया, राइट डायरेक्शन, तो मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन और टेक्स्ट, मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल के साथ ये राइट एरो प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन जो भी हो जाएगा, मतलब आपका जो सेल बना हुआ है उसके नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंट्रोल के साथ स्पेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं बस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के साथ जब हम स्पेस प्रेस करते हैं तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट, जो भी आपका यहां पर, जैसे मान लो इस तरह से आपका वर्कशीट है,
वर्कशीट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मान लो मुझे इसको पूरा का पूरा क्या करना है, पूरा का पूरा रो, ये जहां तक जाएगा, ठीक है, पूरा सी जहां तक जाएगा पूरे को कॉपी करना है एक बार। तो क्या मैं एक एक करके सबको कॉपी करूंगा, या शिफ्ट दबा के मैं जो लोअर वाला बटन है उसको उसको करूंगा, ठीक है। तो ये काम नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, यहां पर पूरा का पूरा अगर आपको एक बार सिलेक्ट करना है तब आप प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ स्पेस, मतलब पूरा का पूरा कॉलम एक बार सिलेक्ट कर लेगा। और अगर मान लीजिए आपको यहां पर जैसे है ना 1 2 3 4 इस तरह से, आपको मान लो तीसरा नंबर पूरा का पूरा रो क्या करना है, कॉपी करना है, इसको पूरा रो, अब ये जहां तक जाएगा, ठीक है, एक्स वाई एक्स बी डी था ना, है ना, एक्स एफ डी, सॉरी एक्स एफ डी तक था ना, एक्स एफ डी तक था। तो यहां तक पूरा कॉपी करने के लिए कब आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ स्पेस बार। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रोल के साथ डब्ल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे पूछा जाता है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, या फिर ये कह सके कि यहां पर जो आपका वर्कबुक है उसको क्लोज करने के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करते हैं, ये आपका लास्ट एक्शन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एफ8 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। अब यहां से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, जैसे कंट्रोल के साथ F1। अब जो रिबन है, रिबन क्या होता है, जैसे आप कोई भी विंडो ओपन करोगे तो आपका टाइटल बार है ना, उसके बाद यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, मेनू बार, मेनू बार, इसी के अंदर होम टैब ये सारी चीजें आती हैं। और यहाँ पर आपका क्या होता है, सब ग्रुप होता है जहां पे क्लिपबोर्ड होम ये सारी चीजें, सॉरी फॉन्ट वगैरह चीजें। तो ये पूरा सेक्शन क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। पूरा सेक्शन क्या कहलाता है, रिबन। तो अगर आपने रिबन छुपा दिया तो आपको स्पेस ज्यादा मिल जाएगा अपना काम करने के लिए। अगर रिबन दिख रहा है तो स्पेस कम मिलेगा, तो बहुत बार क्या होता है हम रिबन छुपा देते हैं, ठीक है। तो अगर रिबन को हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे, और सेम रिबन को अगर दिखाना है, मतलब जितना ऊपर का पार्ट दिख रहा है हमें, उसको अगर दिखाना है दोबारा से, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, तो रिबन क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। मतलब कंट्रोल के साथ F1 तो रिबन हाइड, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F1 तो रिबन शो हो जाएगा। और शिफ्ट के साथ F11 जब हम प्रेस करते हैं तो ये आपका क्या होता है, न्यू शीट ऐड होने करने के लिए होता है, न्यू शीट ऐड करने का ऑप्शन आता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो ये जो मैंने आपको टिक लगाया है, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से इसको नोट डाउन कर दिया है। होप सो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई, सॉरी बताई हैं, लेकिन वो ऑलरेडी मैंने आपको वर्ड में बता दिया, इसलिए मैंने आपको डिफाइन फिर से नहीं किया है ताकि हमारा टाइम ना जाए। तो वो वर्ड में भी कॉमन है, यहाँ पर भी आपका कॉमन है ना। अब हम लोग फटाफट से आ जाते हैं, और अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई हैं एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक चीजें समझ में आएगी नहीं। आपका कमेंट आता नहीं, मैं आपका कमेंट देखता हूँ, आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा क्लास इससे पहले वाला था, एक्सेल का थ्योरी वाला वो प्लस आज जो हम लोगों ने शॉर्टकट कीज किया, वो दोनों मिलाकर हमारा यहां पर क्वेश्चन बनता है। प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हमने रखे हैं जिसका कॉन्सेप्ट मैंने वहां नहीं बताया, मैंने बोला था इसको हम लोग क्वेश्चन के जरिए इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2019। एमएस एक्सेल 2019 के अंदर में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं। पहली स्लाइड में आपको कल वाले क्लास में दिखा होगा कि रोज कितने होते हैं और कॉलम्स कितने होते हैं, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था टिल 2003 एंड 2007 ऑनवर्ड्स, है ना, 2007 ऑनवर्ड्स। तो ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। इसके अंदर जो कॉलम था वो था 256 था ना, 256 या 255 था, 256 ही होगा। और जो रो थे वो कितने थे, वो रो था आपका 16, रो था आपका 65,536 था शायद, ठीक है, 65,536। लेकिन 2007 से लेके क्या हो गया, जो आपके रोज है वो कितने हो गए, रोज कितने हो गए, 10,48,576 था। और जो कॉलम है वो कॉलम कितना हो गया, 16,384। ये पॉइंट आपको याद होना ही होना चाहिए। तो यहां क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, तो 2007 से लेके आगे जितने भी वर्जन है सभी के अंदर कितने रोज होंगे, 10,48,576, तो 10,48,576। और ये जो है ये आपका कितना है, ये आपका कॉलम है, ठीक है। और ये आपका ये जो है ये आपका 2003 वाले वर्जन तक नंबर ऑफ रोज था, ठीक? चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल 2019। अब देखो यहाँ पर एमएस एक्सेल 2019 पूछे, 2010 पूछे, 2007 पूछे, 2021 पूछे, 2024 पूछे। अच्छा लेटेस्ट अभी कौन सा है हमारे पास, जो लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ऑफिस, ऑफिस कितना, 2000
2024, ठीक है। ऑफिस 2024 आपका आ चुका है। अक्टूबर में आया था, मैंने डेट लिखाया हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है, जो हम लोग डॉट के बाद लिखते हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझता है कि भाई ये फाइल किस टाइप का है और इसको किस तरह से मैनेज करना है और इसके लिए किस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो एक्सेल एसएक्स है, ठीक है। अच्छा, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्स का मतलब होता है एक्सटेंजिबल। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सटेंजिबल, इसीलिए वहां पर यूज करते हैं हम लोग एक्स, ठीक है। और डॉक आपको पता है कि डॉक वर्ड के लिए यूज करते हैं हम लोग, एक्सेल एक्स नहीं होता है ना। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेकेंड सेल? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेकेंड सेल इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट कंसिडरिंग सेल नंबर इन अ रो वाइज ऑर्डर, ठीक है। आपको पता है इस तरह से हमारे पास सेल होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी सी, ऐसे होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3, इसको हटा दो यहाँ पर से, 1 2 3, इस तरह से इसको रोज बोलते हैं। अब हर सेल का, जिस भी सेल पे मैं क्लिक करूंगा, उस सेल का कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा, क्योंकि सेल तो बहुत सारे हैं। तो सेल का एड्रेस क्या होता है? पहले कॉलम और उसके बाद फिर रो। तो पूछ रहा है कि सेकंड सेल क्या होगा? रो वाइज। तो ये पहले रो में सेकंड सेल कौन सा हो जाएगा? पहले आपका आता है कॉलम, कॉलम हमेशा अल्फाबेट में होगा, ठीक है। और ए से लेके कहां तक होगा? एक्स एफ डी तक हो जाएगा, ठीक। और जो रो है, रो से कहां से होगा? 1 से लेके 10,48,576 तक हो जाएगा। जो पहले सेल का एड्रेस हो जाएगा, फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। और लास्ट सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? लास्ट सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? XFD 10,48,576 हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहां से भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा, ठीक है। बी, और ये कौन से रो में है? पहले रो में, तो B1। तो सेकंड सेल का एड्रेस रो वाइज क्या हो गया? पहला सेल और ये दूसरा सेल क्या हो गया? B1 हो गया, राइट। नाउ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बीच में टफ क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसकी थ्योरी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, उसको हम लोग यहां पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इज, वर्कशीट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? तो वर्कशीट आपको पता है क्या होता है, कि रोज एंड कॉलम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और उसी को बोलते हैं हम लोग यहां पर क्या? सेल। उसी को बोलते हैं सेल। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, या फिर रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन क्या है, उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? सेल, सेल बोलते हैं, ठीक है। जो वर्कशीट है उसी को हम लोग शीट भी बोलते हैं। नेम बॉक्स क्या करता है? कीप्स एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। मतलब जिस सेल पर आपने क्लिक किया है, वो किस एड्रेस को डिफाइन कर रहा है, किस जगह पर है, उसका एड्रेस आपका कौन रखेगा? नेम बॉक्स रखेगा। नेम बॉक्स का रहता है फॉर्मूला बार के बगल में रहता है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी हैं क्लास में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू एंटर फॉर्मूला इन एन एमएस एक्सेल सेल? एमएस एक्सेल सेल के अंदर जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, जैसे मान लो हमें क्या करना है, सम करना है, हमने दे दिया कि भाई A1 से लेकर A6 तक हमें क्या कर दो, सम करके दे दो। मतलब A1 से लेकर A6 तक सारे वैल्यू को, जितना भी न्यूमेरिक वैल्यू है, सबका सम कर दो। तो ये जो फॉर्मूला है, तो ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो ये किसी के इक्वल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऑलवेज आपका जब भी आप कोई फॉर्मूला लगा रहे होते हो, तो वहां पर आप हमेशा क्या लगाते हो? इक्वल टू लगाते हो, ठीक है। क्लियर? नाउ इन एमएस एक्सेल, ध्यान रखिए आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, आप लोग साथ ही साथ यहाँ पर कमेंट करते रहो। मतलब आपका चैट में यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग साथ ही साथ में कमेंट कर रहे हो। तो आप लोग बस क्या कर रहे हो, शांति से बैठे हुए हो। तो अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सभी का कमेंट यहाँ पर आना चाहिए, सो दैट मुझे इस चीज का पता चले कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास के अंदर में, जो आज मैंने आपको बताया है और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो चीजें आपको समझ में आ रही है। साथ ही साथ हर मोमेंट में, हर 4-5 क्वेश्चन के बाद आप ये बताते जाइएगा, हाँ सर यहां तक क्लियर है। कोई डाउट हो फटाक से पूछ लो। इन एमएस एक्सेल अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, अब हम किसकी बात करें? वर्कबुक की बात करें, पूरे बुक की बात करें। सपोज करो पूरा बुक है, बुक किससे बना है? पेजेस से बना है ना। तो वो हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे वर्कबुक का कॉन्सेप्ट किस में आता है? एक्सेल के अंदर में आता है। तो वर्कबुक के अंदर में शीट्स आते हैं और शीट्स के अंदर में सेल्स आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक किससे बना है? तो भाई वर्कबुक बना है वर्कशीट से। और वर्कशीट किससे बना है? तो भाई सेल से बना है, ठीक है। तो वर्कबुक क्या हो गया? पूरा नाम हो गया, ठीक है। वर्कशीट उसके, उसका एक एरिया जहां पर हम लोग काम करते हैं और जिस पर काम करते हैं उसको बोलेंगे सेल, ठीक। इन एमएस एक्सेल अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ क्या? वर्कशीट्स, ठीक। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। नाउ व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ अ सेल
अच्छा, यहाँ क्वेश्चन देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होता हूँ इंग्लिश में पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कंप्यूटर सेक्शन में। इसलिए आप ध्यान रखना, सामने में लिखा हुआ है हिंदी, मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ऐसा ना समझे कि मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मैं आपको हर एक लाइन हिंदी में समझा रहा हूँ, और सामने आपको हिंदी में लिखा हुआ भी है। What will be the address of a cell which lies at the intersection of the seventh row? यहाँ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्या बोल रहा है? इंटरसेक्शन ऑफ सेवेंथ रो एंड टेंथ कॉलम। आपको पता होना चाहिए, जब भी हम कॉलम की बात करेंगे तो क्या होगा? अल्फाबेट होगा। जब भी हम रो की बात करेंगे तो क्या होगा? नंबर होगा, ठीक है। इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट, मतलब किसी सेल का एड्रेस पूछ रहा है जहां पर टेंथ नंबर का कॉलम हो। टेंथ नंबर कॉलम, इसका मतलब टेंथ नंबर पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टेंथ नंबर पे क्या आता है? तो टेंथ नंबर पे आता है जे। और हमें पता है कि किसी भी सेल के अंदर में पहले आएगा अल्फाबेट, फिर आएगा नंबर, यानी पहले आएगा कॉलम और फिर आएगा रो। तो टेंथ नंबर पे क्या आ गया? जे आ गया। अब सेवेंथ रो मतलब सेवेंथ जो नॉर्मली जो आपका नंबर है, तो J7। तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? उसका एड्रेस हो जाएगा J7। और ये कहां शो करेगा? तो अगर इसको सिलेक्टेड है, इस सेल पर हमने क्लिक किया हुआ है, अगर ये क्या है? एक्टिव है, तो ये कहां शो करेगा? नंबर सॉरी नेम बॉक्स के अंदर में शो करेगा। तो क्या एड्रेस दिखाएगा? ये आपको J7 एड्रेस दिखाएगा। क्लियर? ये तो होगा ही नहीं, कभी भी न्यूमेरिक आपका पहले आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल्स विल बी सिलेक्टेड इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट आफ्टर सिलेक्टिंग B5 सेल एंड प्रेसिंग शिफ्ट की एंड देन क्लिकिंग G9? मतलब समझ में आया आपको? जब हम किसी रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। तो यहाँ पे ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ई एफ जी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ठीक, ऐसे ही कुछ होगा। कहां तक पूछ रहा है? बी फाइव से लेकर G9 तक पूछ रहा है, ठीक। और जब हमने क्या किया, हमारा इस तरह से जो सेल बना हुआ था यहाँ पर, ऐसे जो वर्कशीट था, समझना क्या बोल रहा है। B5 पर कोई वैल्यू थी, मतलब B5 पर मान लो ये हमारे पास क्या था यहाँ पर, ऐसे मान लो, ऐसे कुछ था, 1 2 3 4, और ये था हमारे पास 5, है ना, ऐसे कुछ था, ये वैल्यू, ये था B5 पर। B5 हमारा ये है, B5 हमारा कौन सा वैल्यू है? ये वाला वैल्यू है। यहां से हमने शिफ्ट दबाया, इस पे क्लिक किया, एक्टिव हो गया। शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के हम जहां पर भी क्लिक करेंगे, जहां पर भी क्लिक करेंगे, मतलब कहां तक क्लिक कर रहे हैं हम? तो कहां तक क्लिक कर रहे हैं? तो बोल रहा है G9 तक क्लिक करो। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, 6 7 8 9, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं। ये जो कंडीशन है, मतलब इस तरह का जो आपका वर्कशीट बना हुआ है यहां पर कंडीशन में, तो B5 से लेके मैं कहां बोल रहा हूं? G9, मतलब ये वाला, यहां से लेके यहां तक, मतलब उसका जो सिलेक्शन होगा वो कहां तक सिलेक्शन होगा? अब देखो, ये जो सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये एक्टिव सेल हो गया, और उसके बाद शिफ्ट दबाए रखा, और उसके बाद मैंने G9 प्रेस कर दिया, तो मेरा जो ये एरिया है, ये पूरा यहां से यहां तक जो पूरा एरिया है, पूरा क्या हो गया? पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, है ना। पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। तब पूछ रहा है हाउ मेनी सेल्स विल बी सिलेक्टेड, इसमें से टोटल कितने सेल्स आए? तो देखो कितने सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी टोटल कितने सेल्स सिलेक्टेड हो गए? 30 सेल्स सिलेक्टेड हो गए। तो क्या हम ऐसे बनाकर, क्या हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि हम इस तरह से बनाकर उसको काउंट करें? इतना टाइम नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड यूज करना है। तो हमें कहां सिलेक्ट करना है? बी से लेकर जी तक। तो सबसे पहले क्या करो, बी की वैल्यू कितनी होती है? 2, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 7। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 5, और उसमें से एक ऐड कर दो, या फिर ऐसे काउंट कर लो, बी सी डी ई एफ जी, तो टोटल 6 है ना। तो डिफरेंस निकालकर हमेशा, अगर आप उसको इंक्लूड कर रहे हो, तो डिफरेंस निकालकर हमेशा क्या करो, एक ऐड कर दो। तो यहां से कितना आ गया? कॉलम कितने हो गए? कॉलम आ गया आपका 6। उसी तरह से जो रो है, रो आपका कहां से कहां था? रो आपका कितना था? देखो रो कहां था, तो यहां देखो 5 से कहां तक जा रहे हैं हम? 9 तक जा रहे हैं। 5 + 5 से कहां तक जा रहे हैं? 9 तक जा रहे हैं।
तो डिफरेंस की बात करें हम लोग यहाँ पर, या 9 - 5 कर दो, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। 9 - 5 कर दो तो कितना रहा, 4, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब इसी दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन ही होता है ना, तो यहां पर कितने रोज सिलेक्टेड होंगे या कितने सेल सिलेक्टेड होंगे, बस क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के जब हम प्रेस करते हैं तो इतना सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी तरह का कंडीशन कुछ भी देगा, आप इस तरह से निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस निकाल के क्या कर लो, जो उसके पोजीशन है डिफरेंस निकाल के एक ऐड कर लो, इसका और इसका डिफरेंस निकाल के पोजीशन को क्या कर लो, एक ऐड कर लो, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बोलेगा, तो वो हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल्स हो जाएगा। ठीक है, उस रेंज के अंदर में। ठीक है ना, नेक्स्ट होता है हमारे पास, व्हाट नेम डू वी गिव टू द करंट सेल इन एमएस एक्सेल दैट हैज अ सेल बाउंड्री अराउंड इट। सेल बाउंड्री, सेल बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब क्या होता है, जब हम कोई जमीन खरीदते हैं तो बाउंड्री का मतलब क्या, उसको चारों तरफ से घेर देते हैं, चारों तरफ से घेर देते हैं। तो जब हमारे पास कोई सेल होता है इस तरह से, जो कोई वर्कशीट है हमारा इस तरह से, है ना, कोई वर्कशीट है इस तरह से हमारा, तो ये भी कॉमन है, इसमें कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सब एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब हम जैसे इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ग्रीन कलर का क्या हो जाता है, सेल बाउंड्री बन जाता है, सेल बाउंड्री बन जाएगा, और यहां पर क्या हो जाता है, एक फिल हैंडल आ जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो बाउंड्री हो गया, इसी को तो हम बोलते हैं ना एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब अब जो भी काम करेंगे वो इसी सेल के अंदर में काम होगा, जो सेल सिलेक्टेड है उसी सेल के अंदर में वो काम होगा, दैट इज नोन एज एक्टिव सेल। राइट, होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार बताइए, क्या यहां तक सबको क्लियर है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। यहां पर हमने कुछ शॉर्टकट कीज देखे हैं, और यहां अभी हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस किए हैं। तो एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। फटाफट से मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, एवरीवन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, एवरीवन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, आप लोग कमेंट बहुत लेट में करते हो, और इसी वजह से हमारा सेशन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन द न्यू एमएस एक्सेल वर्कशीट। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा कैसे मॉडिफाई कर दिया भाई, यहाँ पे क्वेश्चन को मॉडिफाई करने का मतलब क्या हो गया, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन द न्यू न्यू एमएस एक्सेल वर्कशीट। न्यू न्यू एमएस एक्सेल वर्कशीट का मतलब हम नए वर्जन की बात कर रहे हैं, या कोई भी नया वर्कशीट अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो हमें पता है कितना होता है, 16,384 होता है कॉलम, है ना, 16,384 होता है। तो अब लेकिन यहाँ क्या दिया है, 2 का पावर के टर्म में दिया हुआ है, 2 के पावर के टर्म में दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, 2 के पावर में देखना कि 2 का कितना पावर तक जाएगा, जो ये वैल्यू यहां पर 4 आ सकता है। ठीक है, 16,384 होता है, तो ध्यान रखिएगा 2 पे पावर 14, मतलब 2 को आप 14 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे कितना टाइम्स, 14 टाइम्स, तब जाके आपका वैल्यू आ जाता है 16,384। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर देता है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताता, एग्जाम में आया था, तो आप बोलते कि सर आपने तो बताया ही नहीं। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देता है, पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ कॉलम ही तो पूछ रहा है ना। बस यहाँ पे ये नहीं पूछ के 2 के पावर के टर्म में पूछ लिया, क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा, और आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है हमारे पास, द लेन फंक्शन इन एमएस एक्सेल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। जो फंक्शन है, देखो फंक्शन जो होता है ना हमारा कई कैटेगरी का होता है, हमारा मैथ्स फंक्शन होता है, लॉजिकल फंक्शन होता है, टेक्स्ट फंक्शन होता है, लुकअप फंक्शन होता है। ठीक है, तो कई तरह के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस होते हैं। तो जो हमारा लेन फंक्शन है, सबसे पहली बात, ये जो लेन फंक्शन है काम क्या करता है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स देता है, मतलब जो भी डबल कोटेशन के अंदर है, या जिस भी सेल के अंदर कुछ भी हमने लिखा हुआ है, चाहे वो अल्फाबेट हो, सिंबल हो, या कोई टेक्स्ट हो, कोई नंबर्स हो, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर हम पूछ रहे हैं कि इसका लेंथ बताओ, मतलब इंक्लूडिंग स्पेस, टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें, वो सब कुछ करके क्या देगा, लेन फंक्शन उसको काउंट करके दे देता है। तो इसलिए ये जो होता है, ये आपको मैंने बताया है, एक्सेल जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 8 या 9 तरीके या 11 तरीके के ऐसे फंक्शंस लिखाए थे, जो टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस हैं, और बोला था इसको याद कर लेना, क्योंकि यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेन फंक्शन होता है, ट्रिम फंक्शन होता है, अपर फंक्शन होता है, प्रॉपर फंक्शन होता है, सेव फंक्शन, आपका क्या बोलते हैं, साइड फंक्शन होता है, और क्या होता है, और भी बहुत तरह का होता है। ठीक है, रिप्लेस फंक्शन होता है, ये सारी चीजें, कॉन्कैटिनेट फंक्शन होता है, बहुत तरह के फंक्शन है, 11-12 तरीके के जो आपके लेन फंक्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इतने सारे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये जो लेन फंक्शन है, ये क्या देता है आपको, टेक्स्ट टाइप का फंक्शन है। नाउ
विच फंक्शन रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट एक्सेप्ट सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया है, इसका मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। जो हमारे पास ट्रिम फंक्शन होता है, ट्रिम ट्रिम फंक्शन का काम होता है, जैसे मान लो लिखो, मैंने यहां लिखा माई और यहां पर से मैंने लिखा नेम, मैंने बीच में दे दिया 1 2 3 4 स्पेस दे दिया। उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर इज, यहाँ पे मैंने 1 2 3 स्पेस दे दिया और फिर मैंने दे दिया यहाँ पर शाकिर, ठीक है, ऐसे दे दिया और यहाँ पे मैंने 2 स्पेस दे दिया। तो ये जो ट्रिम फंक्शन है, ट्रिम फंक्शन क्या करता है, मान लो किसी सेल के अंदर ये वैल्यू है तो उस सेल का एड्रेस मैं दे दूंगा ट्रिम लिखकर, मैं क्या करूंगा इक्वल टू ट्रिम, और यहाँ पे मान लो ये जो सेल है, मान लो ये B1 में है, ठीक है, मान लो B1 एड्रेस है और मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा B1 दे दूंगा, ठीक है, इक्वल टू करके। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, जितना भी स्पेस है एक्स्ट्रा स्पेस, यानी एक स्पेस तो रखेगा वर्ड्स के बीच में, यहाँ क्या दे देगा माई नेम इज शाकिर, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा आपको, सारे के सारे एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब यहां से 2 स्पेस कट कर देगा, यहां से 1 स्पेस कट कर देगा, यहां से 1 2 3 स्पेस कट कर देगा और इसको एक वर्ड्स के बीच में 1 स्पेस करके देगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रिम फंक्शन काम करता है, ये भी आपका लेन फंक्शन है, ठीक है। देखो यहां पर ये भी जो ट्रिम फंक्शन है ये भी आपका लेन फंक्शन है, तो ध्यान देना ये भी क्या है लेन, ये भी आपका टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन है, टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक क्लीन फंक्शन क्या करता है, अनप्रिंटेबल 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 जो टेक्स्ट होता है या कैरेक्टर होता है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। ये जो क्लीन है, क्लीन का काम, ये जो क्लीन है, क्लीन भी आपका टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन है। आपने कुछ लिखा और वो ऐसा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट जब हम करेंगे प्रिंट नहीं हो सकता, तो उसको अगर हम लोग क्लीन फंक्शन कर देंगे तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा वहां से, जो भी चीजें प्रिंट होने लायक नहीं है उसको वहां से रिमूव कर देता है, हटा देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन। देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करा दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन जो नहीं है, तो देखो ट्रिम फंक्शन आपका टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन है, लेन आपका टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन है, फाइंड है, रिप्लेस है, लेकिन ये जो रॉन्ड फंक्शन है, रॉन्ड फंक्शन काम क्या करता है, रॉन्ड फंक्शन क्या काम करता है, रॉन्ड फंक्शन आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, जैसे मैंने लिखा 84.4321, ठीक है। और मान लो ये एक एड्रेस पर है, कहा, मान लो ये B1 एड्रेस पर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इक्वल टू राउंड और मैं यहाँ पे B1 का एड्रेस दे दूंगा और कॉमा दे दूंगा 2 लिख दूंगा मैं यहाँ पर। अब कॉमा देने के बाद 2 का मतलब क्या, ये कॉमा देने के बाद 2 का मतलब होता है डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, तो ये मुझे रिटर्न क्या देगा 84.3, सॉरी 84.43 दे देगा रिटर्न, ठीक है, 43 रिटर्न दे देगा। तो ये आपको एक क्या दे रहा है, नंबर वैल्यू दे रहा है, मतलब कुछ एक मैथमेटिकल काम कर रहा है, तो ये टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन नहीं होता, बाकी सब आपके टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन है। बाय डिफॉल्ट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कबुक कंटेन्स इतना वर्कशीट, आपको मैंने बताया था टिल 2013, है ना, टिल 2000, मैं यहां पे लिख देता हूं टिल 2013 हमारे पास जो वर्कशीट था, जो वर्कशीट था वो कितना होता था, 3 होता था, क्या डिफॉल्ट, मतलब 3 वर्कशीट आपको मिलता था, ठीक है। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्कशीट ऐड कर सकते हो, लेकिन 2016 से जो 13 के बाद जो वर्जन आया, 14 15 नहीं आया था, 16 ही आया था, उसके अंदर जो आपके वर्कशीट होने लगे वो बाय डिफॉल्ट 1 होने लगे। अब आपको ऐड करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, शिफ्ट के साथ F11 यूज कर सकते हो नए वर्कशीट को ऐड करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस, इनमें से कौन सा है जो किसी सेल का वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। वैलिड सेल एड्रेस का मतलब हमें पता है कि पहले क्या होता है, कॉलम होता है और फिर क्या होता है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या होता है, रो होता है ना। तो कॉलम जब भी होगा वो किस में होगा, अल्फाबेट में, अल्फाबेट में, और रो जब भी होगा किस में होगा, वो होगा नंबर में। तो हमारे पास सेल में हमेशा पहले क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, तो देखो पहले एड्रेस ये है, लेकिन यहां पर देखो क्या बोल रहा है, पहले ही आपका रो आ गया लेकिन नंबर आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहां नॉट वैलिड पूछ रहा था तो दिस इज द राइट आंसर, बाकी सभी में अल्फाबेट पहले है और उसके बाद नंबर्स है। द शीट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, शीट का मतलब जो हमारे पास वर्कशीट है, वर्कशीट कितना तक जूम हो सकता है, तो आपको मैंने बताया था कि वर्कशीट जो है वो आपको 400% तक जूम हो सकता है, और जो मिनिमम है वो मिनिमम आपका 10% है, और जो डिफॉल्ट होता है वो आपका 100% होता है, जो डिफॉल्ट होता है वो आपका 100% तो होता ही है। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट की जब हम बात करते हैं, एमएस वर्ड की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 10 से लेकर
10 से लेके 500% तक जूम होता है। ठीक है, होप सो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आपका कमेंट देख लेता हूँ। जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? एवरीवन फटाफट से कमेंट करेंगे, किसी को कोई दिक्कत? चलिए ना, नेक्स्ट है हमारे पास, इन एमएस एक्सेल अ सेल रेफरेंस दैट विल नॉट चेंज व्हेन कॉपीड इज कॉल्ड डैश रेफरेंस। देखो, जब हम लोग सेल रेफरेंस की बात करते हैं ना, जब हम लोग रेफरेंस की बात करते हैं, सेल रेफरेंस की बात करते हैं, तो ये तीन तरह का होता है। एक होता है रिलेटिव, ठीक है, एक होता है मिक्स्ड, और एक होता है एब्सोल्यूट। ठीक, रिलेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो मेरे पास यहां पर कोई एक हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक चलो मैं इसको बताऊंगा क्या, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रिलेटिव के अंदर होता है कि एक सेल के अंदर अगर हमने कोई फॉर्मूला क्रिएट किया है ना, तो वो उस पर्टिकुलर रो के लिए है। जब उसको हम ऐसे ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप नीचे करेंगे, खींचेंगे फिल हैंडल पकड़ के, तो सेल का रेफरेंस लगेगा। जैसे A1 था तो नीचे वाले के लिए वो B1 में वो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस। मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में हम लोग किसी एक वैल्यू को स्टॉप कर देते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर दे दिया, हमने ये कर दिया, ठीक है, A1 को, मतलब हमने जो कॉलम है, कॉलम की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सा वैल्यू चेंज होगा, रो चेंज होगा। आपको, मुझे पता है आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दिमाग में रख लेना, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकल करने की जरूरत है ना। और प्रैक्टिकल अभी हम लोग उस फेज में नहीं है कि अभी हम लोग जाके इसका प्रैक्टिकल करें, क्योंकि प्रैक्टिकल की चीजें अलग है। अगर आपको सेल रेफरेंस समझना है तो एक बार यूट्यूब पे जाके कोई एक वीडियो देख लेना किसी का भी, जहां पर अच्छे से सेल रेफरेंस का एक पूरा क्लास लिया हो। ठीक है, तो यहां पर एक चीज दिमाग में रखना, ये जो डॉलर सिंबल है, ये जो डॉलर सिंबल है, ये डॉलर सिंबल ब्लॉक कर देता है उस पर्टिकुलर चीज को। तो हमने कॉलम को ब्लॉक कर दिया, रो आपका चेंज हो सकता है लेकिन कॉलम चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट में आपका कॉलम भी चेंज होता है और रो भी चेंज होता है। तो उसके पहले लगा देते हैं, जिसको भी चेंज करना है उसके पहले हम क्या लगा देंगे, डॉलर लगा देंगे। तो डॉलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या यूज करेंगे, डॉलर यूज करेंगे। ठीक है, होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, दैट विल नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। ठीक है, यहां पर बोल रहा है जो चेंज नहीं हो, सेल रेफरेंस ही है जो चेंज, सेल रेफरेंस मतलब पूरी चीजों को चेंज नहीं होने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये ऑलवेज क्या होगा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में आपका वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो घबराना मत, यहां से छोड़कर मत भागना, इसको बस याद कर लेना कि भाई जो सेल की वैल्यू है या सेल का एड्रेस है, वहां पर जो रोज और कॉलम्स दोनों को अगर हम फिक्स कर दे रहे हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर वो एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट के हम लोग डॉलर का यूज करते हैं, और एब्सोल्यूट अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए F4 की का यूज करते हैं, F4 की का। ठीक है, इन MS एक्सेल अ सेल रेफरेंस दैट कैन बी मेड एब्सोल्यूट यूजिंग द डैश कैरेक्टर। अगर आपको किसी सेल रेफरेंस को सेल के अंदर में ब्लॉक करना है या फिक्स करना है कि वो चेंज ना हो, अगर हम उसको ड्रैग भी कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, वो A1 है तो A1 ही रहे, ठीक है, वो A2 में चेंज ना हो, तो उसके लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं डॉलर। ठीक है, क्या यूज करते हैं, डॉलर इज द राइट आंसर। Now, in an MS Excel worksheet, press the Control plus Shift key followed by and to insert the current time। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नॉर्मली भी पूछ सकता था कि किसी एक्सेल शीट के अंदर में, किसी सेल के अंदर अगर हम कोई टाइम देना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होता है। तो आपको पता है टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट, और उसके साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, सेमीकोलन यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, सेमीकोलन यूज हो जाएगा। और अगर हमें डेट देना है तो डेट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल के साथ सिर्फ नॉर्मल सेमीकोलन डेट के लिए, और टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेमीकोलन। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ इन एन MS एक्सेल वर्कशीट प्रेस द कंट्रोल की। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ दिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या लिख दो, सेमीकोलन। सेमीकोलन इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के अंदर सेल में कुछ भी लिखा हो, वो फॉर्मूला बार में दिखेगा, वो फॉर्मूला बार में दिखेगा। ठीक है, आप कुछ भी सेल के अंदर लिखोगे फॉर्मूला बार में दिखेगा। आप दूसरा, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला
फॉर्मूला बार में इक्वल टू के साथ दिखेगा। अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाया है किसी सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जब आप एंटर कर दोगे तो वो तो आपको दिखेगा उसके वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है ना, फॉर्मूला का जो वैल्यू आएगा। लेकिन उस पर जैसे क्लिक करोगे तो उस सेल के अंदर क्या फॉर्मूला लगाया है वो आपको दिखेगा फॉर्मूला बार के अंदर। उसी के जस्ट बगल में आपका ऐसे एक बॉक्स होता है, ठीक है, एक ऐसे करके होता है FX करके, यहाँ पर ये होता है फॉर्मूला और यही होता है आपका नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स के अंदर क्या करता है, एड्रेस रखता है किसी भी सेल का। तो शोज द नेम ऑफ वर्कबुक, नहीं भाई। शोज द नेम ऑफ वर्कशीट, नहीं भाई। शोज द नेम ऑफ सेल और रेंज करेंटली वर्किंग ऑन। आपका जो सेल का नाम है, जो कॉलम और रो में है, जो अल्फाबेट और नंबर में है, वो उसको रखता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन MS Excel 2019 व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ। मतलब जब हम बात कर रहे हैं MS Excel के अंदर में, तो यहां पर जो कस्टमाइज जो रेंज है, आप कितना साइज दे सकते हो। जैसे आपको पता है कि जब हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट की बात करें, तो 1 से लेके 1638 था, है ना, वर्ड के अंदर में। लेकिन जब हम एक्सेल के अंदर में शीट की बात कर रहे हैं, वर्कशीट की बात कर रहे हैं, तब आपका 1 से लेके 409 तक था। मैंने आपको करीब 20 पॉइंट्स ऐसे नोट डाउन कराए थे, समझाया था कि, और बोला था आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 8 से लेके 72 इसमें भी साइज है, बाय डिफॉल्ट 11 होता है, कैलिब्री होता है। जो चीजें मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं बताई वो एज इट इज वर्ड जैसा ही होता है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग MS Excel फंक्शन। देखो यहाँ पर मैंने आपको कुछ फंक्शंस कराए थे, जैसे मैंने आपको ट्रिम फंक्शन कराया था, कॉन्ट फंक्शन कराया था, एवरेज कराया था, एवरेज ऑल कराया था, लेन फंक्शन कराया था, कॉन्केटिनेट कराया था, सम कराया था, सम इफ कराया था, और भी कई सारे मैंने आपको फंक्शंस कराए थे। लगभग मैंने करीब 10-15 फंक्शंस आपको कराए थे, और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी एवरेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ए है, ए का मतलब ऑल होता है। तो एवरेज मैंने अलग बताया था कि एवरेज का मतलब होता है सिर्फ वो न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करेगा, और जितने सेल में न्यूमेरिक वैल्यू है डिवाइड भी उसी से करेगा, उतने ही सेल को काउंट करेगा। लेकिन एवरेज ऑल का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी वैल्यू, जो मान लो एक सेल में ये होगा, एक सेल में ये होगा, एक सेल में ये होगा, एक सेल में ये, एक सेल में, मतलब यहाँ पे टोटल कितने सेल होंगे, 1 2 3 4 5 6 सेल होंगे, है ना, 6 सेल होंगे। तो आप जब भी डिवाइड करोगे तो टोटल किससे सेल कर डिवाइड करोगे, 6 से। अब जो वैल्यूज है, वैल्यूज कौन सा लेगा, जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज है सिर्फ उसी को काउंट करेगा, 5। अच्छा, जहां पे फॉल्स होता है, तो फॉल्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और ट्रू की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये मैंने आपको बताया था, फॉल्स की वैल्यू 0, ट्रू की वैल्यू 1। तो फॉल्स की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे जो 0 है वो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर जो 1 ट्रू है, ट्रू की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 4 9 2 11 1 12, 12/6 यानी कितना आ जाएगा रिटर्न, 2 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन अगर अगर यहां पर क्या होता, अगर यहां पर एवरेज रहता है, तब एवरेज के अंदर क्या यूज करते हैं हम लोग, अगर सिर्फ यहां पर एवरेज रहता है तब क्या करते हैं, तब हम जो डिवाइड करते 1 2 3 4 5 से डिवाइड करते, और यहां पे ट्रू की वैल्यू ऑब्वियसली 1 होती, तो 5 4 9 2 11 और एक 12, 12 डिवाइडेड बाय 5 हो जाता। ठीक है, तो एवरेज ऑल हमेशा कम हो जाता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन MS Excel। MS Excel के अंदर में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। MS Excel के अंदर में न्यू वर्कशीट ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो बार बार मैंने आपको बताया है ये क्या यूज करते हैं हम लोग, शिफ्ट के साथ F11 यूज करते हैं। ये आपको पता है कि सेव एज के लिए ऑप्शन आता है, सेव एज के लिए होता है। ठीक है, नाउ इन एन MS Excel शीट अ सेल विथ टेक्स्ट ओवरफ्लोज। ओवरफ्लोज का मतलब बाहर आ जाना। मतलब मैं यहां पर एक सेल के अंदर में कोई वैल्यू लिख रहा हूं, मान लो ये सेल है मेरा, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ ABCDEFG, और वो क्या हो रहा है, वो बगल वाले सेल में चला जा रहा है, ऐसे बगल वाले सेल में, ऐसे बगल वाले सेल में आ गया। ये जो आपने सेल से निकल के दूसरे सेल में चला जाता है, हालांकि वैल्यू वो उसी सेल का होता है जिसके अंदर हम लिख रहे हैं, लेकिन वो दूसरे सेल का डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो को खत्म करने के लिए एक कंडीशन आता है, इसको रैप कर दो। रैप कर दो मतलब इसी बाउंड्री के अंदर में इसको रखो, वो दूसरे सेल के अंदर में नहीं जाए, दैट इज नोन एज टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट रैपिंग। यहाँ के बोले ओवरफ्लो प्रॉब्लम कैन बी डील विथ यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टेक्स्ट रैपिंग इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग इज द कॉन्सेप्ट। इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है, ऑल्ट के साथ
एच प्रेस करो, होम आ जाएगा, और होम के बाद यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करो। ये एच का मतलब जब भी हम लोग देखो, जब कंट्रोल के साथ एच या कुछ करते तो स्पेशल फंक्शन होता है, लेकिन जो हमारा मेनू बार है, मेनू बार, होम टैब है, इंसर्ट है, अगर अगर हमें होम टैब पे क्लिक करना है तब हम ऑल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे तो होम वाला जो है हमारा मेनू वो एक्टिव हो जाता है। अब होम के अंदर ही हमें क्या मिलेगा, होम के अंदर ही हमें रैपिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो ऑल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे मतलब होम टैब एक्टिव हो गया, और उसके अंदर डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो जो रैपिंग का ऑप्शन था, जो सब ग्रुप के अंदर में जो आपके टूल्स है रैपिंग वाला, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑल्ट के साथ एच और उसके साथ डब्ल्यू जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग हो जाता है। उस सेल, ऑब्वियसली उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद ही वो उस पर काम करेगा। नाउ इन एमएस एक्सेल, to add numeric values in columns D from D10 to D15, the formula that should be used, क्या बोल रहा है, टू ऐड न्यूमेरिक वैल्यू। ऐड न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब सम करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहां से भाई, तो D10 से लेकर D15 तक। मतलब ये जो है ये क्या आपका एक रेंज है, और जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉलन का यूज करेंगे। अब क्योंकि इसकी वैल्यू को हमें सम करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सम, और इसके अंदर हम ब्रैकेट में से दे देंगे सम D10 से लेकर D15 तक, उसके अंदर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अब क्योंकि ये वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू सम यूज करेंगे। अब देखो ये ऑप्शन कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, तो देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सम D10 से लेकर D15। तो रेंज की जब भी बात करेंगे तो यहां पर कॉलन यूज होगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा, कभी जिंदगी में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोग गलती क्या करते हो, एग्जामिनेशन में ढूंढते हो कि सर ने जो क्वेश्चन पढ़ाया वो क्वेश्चन तो नहीं आया। अब अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दूसरा पूछ दे और बोले रेंज बताइए इसमें से कौन सा होगा, और उसमें से एक ऑप्शन के अंदर में आपका यहाँ पे कॉलन हो, तो क्या आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो वो होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनेगा। बोलोगे सेम क्वेश्चन तो नहीं लड़ा सर, तो सेम क्वेश्चन थोड़ी लड़ता है। एग्जामिनेशन में जो रिपीटेड मोड के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम रेशियो में होते हैं, हर बार क्वेश्चंस नए होते हैं, है ना, नए होते हैं तो कॉन्सेप्ट वही होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवैलिड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इनवैलिड है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इनवैलिड है। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ फंक्शंस कराए थे, सम इफ कराया था, सम कराया था, आपको मैंने एक बताया था कि ऐड नाम का कुछ भी नहीं होता है। जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड के लिए आप लोग हमेशा क्या यूज करते हो, सम का यूज करते हो। ऐड नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता, सब टोटल भी होता है, मतलब बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर ऐड नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सेल फॉर्मूला। अच्छा एक बार चलो इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पर एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि पिछला सेशन हमारा किसने किया था, जो एक्सेल का इससे पहले वाला सेशन था। कल मैंने क्लास लिया था क्या, कल मैंने क्लास लिया था, शायद नहीं लिया था। परसों वाला जो सेशन था हमारा, है ना, तो एक्सेल के अंदर जो मैंने ये सारे आपके फंक्शंस कराए थे, ये फंक्शन क्या, कैसे वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कितने लोगों ने पिछला सेशन किया था वो एक बार हैंड रेस कर दो या बता दो कि मैं था या मैं थी। ठीक है, और उसके बाद वो अगर आपको अभी भी चीजें इस क्वेश्चन के आने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा से जाके उस वीडियो को जरूर से देख लेना, तब जाके आपसे ऐसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। मैंने बोला था कि आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा जब आप एमसीक्यूज करोगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस, जो आपके फंक्शंस हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बनाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि ये देखो, पहले बात तो सेलिंग है। सेलिंग का मतलब क्या था, मैंने बोला था अपर, और फ्लोर का मतलब लोअर, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू। तो जैसे ही हम बात करेंगे 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, 4 चौके 16 और 3 हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, ये सीलिंग के अंदर में मैंने क्या बोला था, सीलिंग के अंदर मैंने बोला ये जो रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर ना बचे, इसमें हम क्या ऐड करें, ऐड ऑन करें, मतलब अपर वैल्यू लें कि ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाए। तो अगर इसमें हम एक और ऐड कर देते, है ना, ये 3 रिमाइंडर था, अगर एक और ऐड कर देते तो इसकी वैल्यू 4 होती, तो 4 से कट जाता। मतलब अगर ये वैल्यू हमारे पास 19 ना होकर एक ऐड होकर सेलिंग क्या देता, अगर ये 20 होता, 19 ना होकर क्या होता, 20 होता, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, तो सेलिंग क्या देगा आपका, 20 देगा। अच्छा फ्लोर क्या देगा, फ्लोर क्या देगा, अगेन 19 डिवाइडेड बाय 4 है, तो यहां पर आपका फिर से क्वेश्चन क्या है, 4, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका कितना है, 3। अब मैंने फ्लोर, फ्लोर का मतलब निचला वैल्यू, अगर ये नहीं होता, अगर ये रिमाइंडर नहीं होता, ये क्या होता, 0 होता, तब भी जाके मतलब कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, तो ये 0 कब हो सकता था, जब ये वैल्यू
माइनस होता है, -3 मतलब ये जो 3 बच रहा है ये 3 नहीं होता। इट मींस कि जो वैल्यू हमारे पास 19 था, अगर वो उसमें से 3 घटा देते, जो रिमाइंडर बच रहा है अगर वो 16 होता, तभी हमारा क्या होता है, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है ना। तो कॉमा के बाद जो वैल्यू होता है उससे पूरी तरह से डिविजिबल होने के लिए अगर अपर वैल्यू ले और लोअर वैल्यू ले, अपर ले रहे हैं तो सीलिंग, लोअर ले रहे हैं तो फ्लोर। तो अगर ये 16 होता तभी जाके हमारा क्या हो जाता, फ्लोर हो जाता। तो अब देखो सीलिंग में कितना निकल गया 20 और फ्लोर में कितना निकल गया 16 निकल गया। आप दोनों के बीच में एडिशन पूछ रहा है तो 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 कितना हो गया, 20 प्लस 16 हो गया आपका 36। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट। समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पर हमने कैसे अप्रोच किया। अब ये सीलिंग एंड फ्लोर का क्वेश्चन आपको अगर एग्जामिनेशन में देगा तो ये थोड़ी है कि 19 और 4 देगा या 19 और 4 यहां पे दे देगा, वहां पे कुछ डिफरेंट वैल्यू देगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया कि सीलिंग कैसे निकालेंगे, फ्लोर कैसे निकालेंगे, तो भाई कुछ भी वैल्यू दे दो, हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम तो आंसर पहुंचेंगे, है ना। तो सेम क्वेश्चन मत ढूंढना एग्जामिनेशन में, कभी जिंदगी में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। In MS Excel 2010, dash operation is used to arrange the data in particular order। जब भी हम लोग अरेंजमेंट की बात करते हैं, अच्छा एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दो, जल्दी से मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देना, क्या ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सीलिंग फ्लोर वाला किया वो आपको समझ में आया, या एवरेज वाला क्या समझ में आया, या अभी तक जो हम लोग 29 क्वेश्चन कर चुके हैं क्या वो आपको समझ में आ रहा है। एक बार जल्दी से अपना यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको समझ में आया तो लॉट्स ऑफ हार्ट यहाँ पर दे दो, ठीक है। हार्ट देने में आपका कुछ नहीं जा रहा, बस क्लिक करना है एंड देन हार्ट की जो है ना यहाँ पर एकदम बौछार हो जानी चाहिए फटाफट से। नाउ इन एमएस एक्सेल 2010 डैश ऑपरेशन इज यूज्ड टू अरेंज। जब भी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं तो अरेंजमेंट आगे क्वेश्चन देखना ही नहीं है भाई, सॉर्टिंग ढूंढो कहाँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉर्ट। सॉर्ट का ऑप्शन मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, यही होता है उसका क्या, सॉर्टिंग होता है, ठीक है। ओके यहाँ पे कुछ क्या है, ओके यहाँ चलो चलो देखो डैश टैब्स, टैब इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार। अच्छा रिबन का मतलब क्या हो जाता है, आपको समझ में आया ना। रिबन का मतलब क्या हो जाता है, जितना भी ऊपर का मतलब बॉडी छोड़ के जितना भी ऊपर का हमें दिख रहा है, टाइटल बार, मेन्यू बार, मेन्यू बार के अंदर ग्रुप, सब ग्रुप, टूल्स, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, वो सारे आपके रिबन रिबन बार ही कहलाते हैं, रिबन ही कहलाते हैं। समझ में आ गया। Tabs in MS Excel 2010 ribbon bar allows you to jump into the backstage view। ओ भाई बैकस्टेज व्यू क्या होता है, बैकस्टेज व्यू ध्यान दो, बैक स्टेज, स्टेज जहां पर आप परफॉर्म कर रहे हो, बैक स्टेज का मतलब जहां से पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। स्टेज जहां परफॉर्म कर रहे हो, बैक स्टेज जहां पर क्या हो रहा है, पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। स्टेज जहां पर आप अपना काम कर रहे हो एक्सेल के अंदर में, बैकस्टेज का मतलब उस काम को करने के बाद कहीं तो सेव करोगे, काम को करने के बाद शेयर करोगे, काम को करने के बाद कुछ नया चीज ओपन करोगे, आपको देखना है कि इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा चीज जो आपको दिखता है ये फाइल मेनू में दिखता है, ठीक है। फाइल मेनू पर जब क्लिक करते हैं तो ये इतने सारे ऑप्शन आते हैं, होम, न्यू, ओपन, सेव, इंफॉर्मेशन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, इतने सारे ऑप्शन आपको कहां दिखेंगे, फाइल मेन्यू में। तो फाइल मेन्यू करोगे क्या आप, फाइल मेन्यू का मतलब ये हो गया कि भाई आपने काम कर लिया, चलो ठीक है, इसके साथ कुछ ओपन करना है, शेयर करना है किसी को, सेव करना है, सेव एज करना है, अच्छा इसको प्रिंट करना है क्या, एक्सपोर्ट करना है क्या, क्या करना है, क्लोज करना है। तो ये जो व्यू आपको दिखाई देता है, जो फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे, ये यहां पर आपको ऐसे दिखाई देगा। और ये जो पूरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग बैक स्टेज, बैक स्टेज व्यू बोलते हैं, ठीक है। कहां दिखेगा, फाइल मेन्यू में दिखेगा। अच्छा ये सब जो आपको ऑलरेडी बना हुआ दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, एज इट इज इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलेंगे, ठीक है। टेम्पलेट बोलेंगे जहां पर प्री डिफाइंड कुछ डिजाइन हमारे पास होते हैं। आप कुछ अपना उसी में एडिट करके अपना कुछ वैल्यू दे सकते हो, आप पूरा फ्रेश नहीं बना पा रहे हो। ये जो होता है ये ऑलवेज क्या होगा, न्यू न्यू शीट होगा, ठीक है। जब भी आपको न्यू शीट लोगे आप, तब यहां पर क्या हो जाता है, ये न्यू शीट जब भी लोगे तब आप यहाँ पर ब्लैंक वाला लोगे। देखो यहाँ पर जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है ये मैंने इसका लगाया है, जो पावर पॉइंट है उसका लगाया है, एक्सेल शीट का मैं नहीं ले पाया क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो ऐसा देखा तो मेरे ध्यान में नहीं रहा, मैंने इसी का ले लिया, पावर पॉइंट का ले लिया। बट कहने का मतलब क्या है, बैक स्टेज व्यू का मतलब फाइल पे जाने के बाद जो बैक स्टेज आपको जो चीजें दिखाई देगा, जो व्यू दिखेगा उसी को बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। और ये कहाँ दिखता है आपको, तो फाइल मेन्यू के अंदर दिखता है, फाइल पे क्लिक करोगे तभी आएगा, ठीक है। देखो ओके यहाँ पर है, वही चीज था, ठीक। Now, next, in MS Excel 2010, the dash feature helps us to add the content, numeric value।
ऑफ अ क्लस्टर ऑफ एडजेसेंसेस। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, मतलब कुछ चीजों का ग्रुप। कैसे चीजों का ग्रुप बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? न्यूमेरिक वैल्यूज का। आपको याद होगा मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, जब मैं सम फंक्शन आपको बता रहा था, उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताया था, ऑटो सम। ऑटो सम फंक्शन बताया था। ऑटो सम के अंदर में मैंने क्या बोला था? अगर आपके पास लगातार, अगर आपके पास क्या है, लगातार कोई न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 5 है, 6 है, 10 है, 25 है, और लगातार कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, और आप यहां पर जाके सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ यहां पे ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर दोगे, ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर दोगे, तो सब का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब जो आपके पास सीक्वेंस है, जो ग्रुप है। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब जो पास पास के सेल्स है, उसके ग्रुप को आपको क्या करना है, सभी को सम करना है, सभी के न्यूमेरिक वैल्यू को, या ऐड करना है। दैट इज नोन एज ऑटो सम। ऑटो सम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या यूज करते हैं? ऑल्ट के साथ इक्वल टू यूज करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है इन एमएस एक्सेल 2010। बहुत बार देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ते भी नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें से अगर हमें कोई हिंट्स मिल जाता है, और अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, बस हम उसको पकड़ लेते हैं और ऑप्शन ढूंढ के एलिमिनेट करते हैं। बाकी लोग जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो ढूंढते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 से 4 बार, उसके बाद देखेंगे ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। उसमें से बस एक हिंट्स ढूंढो कि क्या आपने पढ़ा है, क्या आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, बस वहां से ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। बहुत बार आपका क्वेश्चन जो होता है वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बनता है। आप उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं जानते, लेकिन बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इन एमएस एक्सेल 2010 डैश ऑपरेशन इज यूज्ड ऑन डेटा टेबल फॉर डिस्प्लेइंग ओनली द रोज दैट मीट सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, वैसे रोज को निकालना। अच्छा, रोज का मतलब क्या? पूरा डिटेल। जैसे मान लो हमारे पास ये एक्सेल शीट है ना, जैसे सपोज कर लो मेरे पास ये एक्सेल शीट है, ये आपका कॉलम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे मैंने लिखा एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा फोन नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा भाई कौन से क्लास के हो, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लिखा राहुल के बारे में, यहाँ पे मैंने लिखा सुनील के बारे में, यहाँ पे मैंने लिखा रेखा के बारे में। ठीक है, बहुत सारे हैं अलग अलग लोगों का। तो ये जो कंडीशन पूरा बना, ये जो पूरा बना, ये पूरा का पूरा क्या बना, एक रो बना। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम रिकॉर्ड बोल सकते हैं। मतलब राहुल का पूरा रिकॉर्ड, एड्रेस क्या है, फोन क्या है, क्लास क्या है, कहाँ रहने वाला है, क्या मोबाइल नंबर है, ठीक है, मैरिड है अनमैरिड है, क्या करता है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड। इस अगर ये रो की वैल्यू हम निकाल लें, ये राहुल वाला रो पूरा निकाल ले, तो राहुल का रिकॉर्ड निकल जाएगा। मतलब ये जो रो है, यही तो रिकॉर्ड है जिसके अंदर उसका सारा डिटेल होगा। ठीक है, तो बस यही पूछ रहा है कि भाई हमें क्या करना है, हमें कुछ वैसे लोगों की डिटेल चाहिए जो स्पेसिफिक हो, सर्टेन कंडीशन को मैच करता हो। अब सर्टेन कंडीशन को मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर लगाते हैं फिल्टर। कहाँ? कॉलम में जाएंगे, और कॉलम में जाने के बाद फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर एक ऑप्शन आता है आपका। अब यहाँ पे जाओगे, अब यहाँ पे हमें क्या फिल्टर लगाना है, तो भाई हमें ना सिर्फ मेल मेंबर चाहिए, या सिर्फ हम लिखेंगे कि राहुल का इंफॉर्मेशन दो, तो बाकी सबका छोड़ के सिर्फ राहुल का डिटेल दे देगा। तो ये जो रो निकाल के दे रहा है आपको, जिसके अंदर पूरा डेटा है, तो ये किसी कंडीशन को फॉलो करके दे रहा है, अदरवाइज सारी चीजें आपको एक साथ दिखाई देता। तो जैसे हम कोई कंडीशन, जैसे आपको मैंने बार बार एग्जांपल दिया है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पर अपना क्या करते हो, फिल्टर एक ऑप्शन आता है, वहां पे जाते हो, वहां पे आप अपना कंडीशन देते हो कि भाई इसका जो प्राइस है, मुझे इस प्राइस से इस प्राइस रेंज का चाहिए, मुझे जो कलर है वो ये चाहिए। मान लो मैं वॉच खरीद रहा हूं, तो मुझे जो स्ट्रैप है वो क्या चाहिए, जो फीता है वो चेन में चाहिए, या फिर स्ट्रैप में चाहिए, ब्राउन कलर का चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए, डायल केस कैसा चाहिए, ठीक है, आपका क्रोनोग्राफ होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, एनालॉग, वो आप कंडीशन लगाते हो। उसके बाद उसके बहुत सारे डेटाबेस में से वो चुनिंदा निकाल के देता है जो आपके कंडीशन को मैच करता है, मतलब वो रो निकाल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज फिल्टर। क्लियर? होप्स आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ इन एमएस एक्सेल 2010 डैश आर यूज टू मेक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट ऑफ डेटा। ये यहां पे 10 हो, 16 हो, 13 हो, 7 हो, 365 हो, कुछ भी हो, वर्जन चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है। ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर में अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, भाई हमें, हमारे पास एक डेटा था, आप एक काम करो ना, इसको एक पाई चार्ट बना के दे दो। ठीक है, आपने ये ऐसे कंडीशन बना दिया, ये बना दिया, ये यहां से यहां तक आपने दिखा दिया 35%, ये आपने दिखा दिया 45%, ये आपने दिखा दिया 10%। ठीक है, ये आपने जो भी रेस्ट बचा वो आपने दिखा दिया। ठीक, ये भी आपने 10% दिखा। तो ये जो आप पाई चार्ट के रूप में दिखा रहे हो, या टेबुलर ग्राफ के रूप में दिखा दे रहे हो, या फिर रेडार के रूप में दिखा दे रहे हो, ठीक है, रेडार, रेडार ही होता है जो भी हो,
ठीक है। तो अलग अलग जो पाई चार्ट के रूप में दिखा रहे हो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, उसी को तो हम लोग बोलते हैं चार्ट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ट। और चार्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, F11 यूज करते हैं, ध्यान रखना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एंटर अ न्यू लाइन इन द सेम सेल इन अ वर्कशीट इन MS एक्सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो समझो। ये मैंने लिखा, ठीक, मैं इस सेल के अंदर में लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने लिखा यहां, सपोज करो मैंने लिखा यहां लॉजिकल। ठीक है, मैंने लॉजिकल लिख के छोड़ दिया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मैं जैसे लिखना चाहूंगा शाकिर, तो ये जो लॉजिकल है, लॉजिकल मिट जाएगा। ठीक है, ये लॉजिकल क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। एक तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब मैंने लिखा यहां पर लॉजिकल शाकिर। ठीक है, अब ये देख रहा हूं कि ये दूसरे लाइन में आ गया। या तो मैं इसको रैप करूंगा, या फिर मैं चाहता हूं कि एक ही सेल के अंदर में ये यहां इसके अंदर नहीं जाए, इसी के अंदर थोड़ा सा ये क्या हो जाए, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, और ये जो चीज है ये नीचे लिखा है। मतलब एक नया लाइन उसी सेल के अंदर में बन जाए, उसी सेल के अंदर में नए लाइन के अंदर, मतलब लाइन ब्रेक की बात करें हम, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें यहां लाइन ब्रेक की बात करें, जो आपका MS वर्ड के अंदर में शिफ्ट के साथ एंटर यूज करते थे लाइन ब्रेक के लिए। यहां पे हम यूज करते हैं ऑल्ट के साथ एंटर। क्या यूज करते हैं यहां पर, नए लाइन को लाने के लिए ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं। MS वर्ड के अंदर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर में नया लाइन एंटर करने के लिए हम क्या यूज करते थे, शिफ्ट के साथ एंटर। और पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल के साथ एंटर करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ऑल्ट के साथ एंटर पूछा जाता है इस सेल के अंदर में, अगर आप उसी लाइन नेक्स्ट लाइन में आना चाहते हो, अदरवाइज वो दूसरे लाइन में घुसने लगेगा, दूसरे सेल में घुसने लगेगा। ठीक है, तो उसी लाइन के अंदर में, उसी सेल के अंदर में अगर आपको लिखना है नया नया लाइन के अंदर, तो ये थोड़ा सा क्या होता है जाएगा, उसका विड्थ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोग ऑल्ट के साथ एंटर इज द शॉर्टकट की। ईच सेल इन अ वर्कशीट ऑफ MS एक्सेल 365 इज आइडेंटिफाइड बाय अ सेल। हर एक सेल जो वर्कशीट का है, उसकी पहचान कैसे होती है, उसकी पहचान कैसे होती है, क्या उसकी कलर से पहचान होती है, क्या उसकी राउंडिंग से पहचान होती है, क्या उसके साइज से पहचान होती है, उसकी पहचान किससे होती है, रेफरेंस से। रेफरेंस का मतलब क्या, रेफरेंस का मतलब कॉलम इनटू रो, मतलब उसका क्या, आपका सेल का क्या एड्रेस है। ठीक है, सेल का क्या एड्रेस है, दैट इज नोन एज रेफरेंस। ठीक, which of the following features of MS Excel is used to quickly copy and paste content to adjacent cells in the same row or column? बिल्कुल समझ में नहीं आया मेरे, ये क्वेश्चन मेरे बिल्कुल समझ में नहीं है। एक बार मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होगा एग्जामिनेशन में, सर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर रहा था नहीं समझ में आया, तो रुक जाओ। नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ना नहीं है, आपको रुक जाना है। रुकने का मतलब ये है कि भाई एक काम करो, इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। दोबारा से पढ़ेंगे क्या होगा, यहाँ देखो ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS एक्सेल इज यूज टू क्विकली कॉपी एंड पेस्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास क्या है कि हम कहीं से कुछ कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं किसी कंटेंट को टू एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल का मतलब कि भाई जैसे मान लो हमारे पास इस सेल से हमने कुछ कॉपी किया है, तो हम या तो इस सेल के अंदर पेस्ट करेंगे, या इस सेल के अंदर पेस्ट करेंगे, या इस सेल के अंदर पेस्ट करेंगे, या इस सेल के अंदर पेस्ट करेंगे। एडजेसेंट का मतलब तो यही हो गया ना कि आसपास के सेल के अंदर पेस्ट करना। अब एक चीज देखो, आपका कोई भी सेल होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका एक फिल हैंडल मैंने बोला था ग्रीन कलर का रहता है, स्क्वायर टाइप का बना हुआ। आप इसको जब यहां से ड्रैग कर देते हो इस तरफ, तो जो आपका यहाँ जो भी कंटेंट था वो कॉपी, अगर फॉर्मूला लगाया है तो वो सेल रेफरेंस से चेंज हो जाएगा, मतलब सेम फॉर्मूला दूसरे रो के लिए लग जाएगा बट फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहां से ये कॉपी होकर इसमें आ सकता है, पेस्ट हो जाएगा। इसको ड्रैग करके ऊपर कर दोगे तो जो कंटेंट इसके अंदर है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो ये किसके जरिए हो रहा है, ये जो काम हो रहा है किसके जरिए हो रहा है, तो ये जो काम हो रहा है ये यहाँ पर, इसी को तो बोलते हैं हम लोग फिल हैंडल। बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर में। अब देखो कॉन्सेप्ट के अंदर में मैंने आपको बताया फिल हैंडल, फिल हैंडल का काम क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, तो क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा नहीं पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है। ये चेक करने के लिए कि आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है या आपने सिर्फ रट्टा मारा है। अगर आपने रट्टा मारा होता तो आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है फिल हैंडल के बारे में क्या होता है, जो मैंने पढ़ाया है, तब आप जाके आसानी से इसको क्या करोगे, बोलोगे सर ये तो फिल हैंडल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट जब भी बात करेंगे हम लोग, मतलब वो किस में होगा, स्प्रेडशीट जब भी बात करेंगे मतलब वो कॉलम्स एंड रोज में होगा, या रोज एंड कॉलम्स में होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, तो एक्सेल है। तो स्प्रेडशीट प्रोवाइड करने वाली कंपनी अलग अलग है। माइक्रोसॉफ्ट पेड है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है।
ठीक, ये जो है आपका लिब्रो ऑफिस का है। लिब्रो ऑफिस का मतलब क्या हो गया, ये आपका फ्री है। दूसरा ओपन सोर्स है, ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। तो जो लिब्रो ऑफिस का स्प्रेडशीट पे काम करने वाला है वो आपका कैल्क है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजी कैल्क भी है, इस कंपनी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी का है, विजुअल बेसिक या क्या है। लेकिन जो अबंटू है, अबंटू क्या है, अबंटू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अबंटू क्या है, अबंटू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अबंटू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका, ये आपका टाइप ऑफ लिनक्स है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उसी का एक प्रकार है अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की is used to select all cells of the current row in MS Excel 2010 वर्कशीट। अगेन क्या बोला मैंने, आज के शॉर्टकट की में ही शुरू में मैंने आपको बताया था, आपको क्या चूज करने बोल रहा है, करंट रो चूज करने के लिए बोल रहा है। मतलब आप इस तरह से थे, ए बी सी डी जो भी था, यहाँ पे 1 था, ठीक है, यहाँ पे 2 था, 1 था, 3 था। आपने इस पूरे रो को सिलेक्ट करना है, पूरे रो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पूरा रो सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार करते थे, और ये जो कंट्रोल के साथ स्पेस बार मतलब पूरा कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लेना, अगर इंटरचेंज हो गया होगा, चेंज हो गया होगा तो कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है। तो ये रो के लिए होता है, ये कॉलम के लिए, या नहीं तो ये कॉलम के लिए, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए, ये रो के लिए हो सकता है। तो एक बार देख लेना, जहां तक मुझे याद आ रहा है स्पेस के साथ स्पेस बार ही था। ठीक है, नाउ which of the following features of MS Excel is used to combine different selected cells into one large cell and center the content in a new cell। क्या मतलब हो गया, मतलब ये हो गया कि हम, अब मुझे बार बार ये बनाने का इसलिए जरूरत पड़ रहा है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को आपको बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मतलब थोड़ा 2-3 सेल मिलाकर मैं सेंटर पे कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि ये सेल, ये सेल, ये सेल, मैं तीनों को कंबाइंड कर दूं। मैं तीनों को क्या करना चाहता हूँ, कंबाइंड करना चाहता हूँ कि बीच से ये लाइन क्या हो जाए, ये जो लाइन है ये लाइन हट जाए, ये सेल कैसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए। ठीक है, और मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो बीच से लिखा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लॉजिकल शाकिर। ठीक है, ये बीच में लिखा है। तो अलग अलग सेल को, अच्छा जब भी सेल होगा तो क्या अल्टरनेट हो सकता है वो मर्ज, जब भी होगा तो एडजेसेंट ही होगा, या तो आप इस तरह से वर्टिकल में कर सकते हो या हॉरिजॉन्टल में कर सकते हो एडजेसेंट। कई सेल को कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ए दो को भी कर सकते हो, तीन को भी, चार को भी, जितना आप चाहो उतना सेल को कंबाइंड कर सकते हो। तो ये जो फीचर है इसको बोलते हैं हम लोग मर्ज एंड सेंटर। मर्ज करना मतलब अलग अलग सेल को कंबाइंड करके एक बड़ा सेल बना देना। ठीक है, अच्छा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास एक ये होता है कंट्रोल के साथ 1 शॉर्टकट की, ध्यान रखना वहां पर कई सारे सेटिंग्स के आपके पास आते हैं ऑप्शन। तो इसके लिए बस फॉर्मेटिंग के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो याद रख लेना, कंट्रोल के साथ 1 होता है शायद, एक बार चेक कर लेना, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ कि यही होता है या दूसरा होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है यही होता है। हेडर एंड फुटर ऑप्शन इन इज प्रेजेंट इन दी टैब इन MS Excel 2010 रिबन बार। ये जो हेडर एंड फुटर है, हेडर एंड फुटर का मतलब हर पेज के अंदर जब आप अपना एक्सेल शीट बनाओगे, हर पेज के अंदर आप चाहते हो कि हेडिंग में कुछ चीजें लिखी आए, बेस में कुछ चीजें, फुटर के अंदर जो नीचे है वो वहां पे कुछ लिखा हो, और आपको बार बार उसको यूज करने की जरूरत ना पड़े। आप एक बार हेडर एंड फुटर करो, वो ऑटोमेटिकली हर पेज में वो सारी चीजें आ जाए। आप कुछ अलग से क्या कर रहे हो, अलग से इंसर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको अलग से इंसर्ट कर रहे हो। तो ये कहां मिलेगा आपको, इंसर्ट टैब के अंदर में ये चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है हेडर एंड फुटर का। Dash refers to the topmost area of the application that contains menu items and toolbars available in MS Excel 2010। ये टॉपमोस्ट एरिया है एप्लीकेशन का MS Excel, जो मेन्यू आइटम यानी मेन्यू बार को रखता है, जो टूल बार है उन सारी चीजों को रखता है। तो जो मैंने आपको बताया, जो अपर सेक्शन होता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, उसके अंदर जो आपके ग्रुप्स होते हैं, जो सब ग्रुप्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, उन सभी को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उन सभी को हम लोग बोलते हैं रिबन्स। क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर शो करना है तो क्या यूज करेंगे, शो के लिए कंट्रोल के साथ एफ, सॉरी शो नहीं, हाइड के लिए कंट्रोल के साथ F1, और शो के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ F1। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में।
देखो इसके बारे में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, पढ़ा नहीं है। पिवट टेबल एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है वर्किंग चीजों के लिए, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस कुछ चीजें ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीजें आप लोग जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, हालांकि अगर आपको सीखना हो पिवट टेबल तो आप यूट्यूब पे सर्च करके पिवट टेबल कैसे यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये। पिवट टेबल बहुत काम आता है, बहुत काम की चीज है। तो पिवट टेबल जब भी आए, आपसे पूछे किस पार्ट का होता है या किस चीज के लिए यूज होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए यूज करते हैं हम लोग पिवट टेबल। ठीक है, अभी के लिए इतना ही याद करना। बाकी कभी अगर मौका मिला तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पिवट टेबल यूज कैसे करते हैं। ठीक है। In MS Excel 2010 ribbon that contains tool for intersecting functions, defining names and controlling the calculation options। क्या मतलब हो गया? MS Excel 2010 के अंदर रिबन की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे मेन्यू बार होगा, या उसके अंदर जो भी ऊपर जो हमारा मेन बॉडी है उसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, रिबन है। दैट कंटेन्स टूल फॉर इंटरसेक्टिंग फंक्शंस डिफाइनिंग नेम्स यानी कि नेम बॉक्स, है ना। कंट्रोलिंग कैलकुलेशंस यानी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कहां दिखाई देती हैं? ये सारी चीजें है क्या? ये सब चीज आपका क्या होता है? फॉर्मूला ही तो होता है। रिबन फॉर्मूला कंटेंट्स। ठीक है, ये सब कहां दिखाई देगा आपको? फॉर्मूला के अंदर में दिखाई देता है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउज द यूजर टू रिपीट स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स ऑन एवरी प्रिंटेड पेज ऑन एन MS Excel स्प्रेडशीट? Which of the following features allows a user to repeat specific row? मान लो हमारे पास ये कोई रो है, कॉलम्स है, ठीक है, A B C D ऐसे ही है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 2 3। मैं चाहता हूं कि ये जो 2 नंबर वाला रो है, मैं चाहता हूं कि ये जो 2 नंबर वाला रो है, जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो ये हर पेज में क्या हो, ये हर पेज में प्रिंट हो। ठीक है, हर पेज के अंदर में ये 2 नंबर वाला रो प्रिंट हो, या मैं चाहता हूं कि ये जो C नंबर वाला, ये जो C वाला कॉलम है ये हर पेज में प्रिंट हो। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये ऑप्शन कहां मिलेगा? कस्टमाइज में मिलेगा, क्योंकि मैं इसको जाके चूज करूंगा कि मुझे कौन सा रो चाहिए। जब हम अपने मन से कोई भी चीज करते हैं, जहां पर हमें बेसिक फैसिलिटी मिलता है कि आप अपने मन से कुछ चीजों को सिलेक्ट कीजिए, तब उसको बोलते हैं हम लोग कस्टमाइजेशन यानी कस्टम। ठीक है, कस्टम। ठीक, कस्टम। तो यहां पर ये जो ऑप्शंस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और इसको, ये वाला जो फीचर है इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स बोलते हैं, दिमाग में रखना। अब देखो कुछ ऑप्शंस मैंने आपको यहां पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिया है। जैसे ये पेज 1 है, ये 2 है, ये 3, तीन तीन अलग अलग यहां पर मैंने किया है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्या करोगे, P करोगे, मतलब प्रिंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपने प्रिंट को यहां पर कौन सा पेज चाहिए, किस मोड में चाहिए, आपको ओरिएंटेशन के अंदर में आपको यहां पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, ठीक है, ये यहां से ऑप्शन मिल जाएगा। आपको किस साइज का चाहिए, A4 साइज चाहिए, A5 साइज चाहिए, यहां पर अलग अलग टाइप के साइज के ऑप्शंस आते हैं। मार्जिन क्या है, स्केलिंग क्या है? स्केलिंग का मतलब यहां पर आप जो पेज प्रिंट करो, कभी कभी हम लोग एक्सेल के अंदर जब प्रिंट करते हैं तो वो पेज थोड़ा सा भाग जाता है, वो पूरी तरह से प्रीव्यू के अंदर में वो दिखा देता है, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर में दिखा देता है। जैसे हम लोग कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है, प्रिंट प्रीव्यू आता है कि आप जो भी चीज प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो वो कैसा दिखेगा। तो यहां पर से आपको दिख जाएगा कि अच्छा मैंने यहां पर 10 कॉलम लिया था लेकिन 4 कॉलम मेरा कट रहा है। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए अब ये वाला इसके अंदर जो ऑप्शन है, देखो इसके अंदर ये मैंने दूसरे में लगाया है। जब आप इस वाले को सिलेक्ट करोगे यहां पर, तब आपको यहां पे दिखेगा कि कोई स्केलिंग नहीं चाहिए, मतलब जो लेफ्ट राइट अप डाउन आप मार्जिन वगैरह छोड़ते वो नहीं चाहिए। आपका जो भी है फिट स्क्रीन ऑन वन पेज, मतलब जितना भी कंटेंट है साइज थोड़ा छोटा कर देगा, जितने भी रोज एंड कॉलम्स है सबको एक ही पेज के अंदर में क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, जितने भी कॉलम्स थे, मान लो 10 कॉलम 20 कॉलम जितने भी कॉलम्स थे आपके स्प्रेडशीट के अंदर में, सारे कॉलम्स को एक एक पेज के अंदर प्रिंट कर देगा। या फिर जितने रोज हैं आप यहां से क्या कर सकते हो, ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, या यहां से जाकर कस्टम में भी जाकर अलग अलग ऑप्शन आप देख सकते हो। नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पेज सेटअप का। जब आप इस पेज सेटअप के अंदर जाओगे तब जाके आपको यहां पे दिखेगा हेडर एंड फुटर, दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे शीट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं,
यहाँ आप किसके अंदर जा रहे हैं, यहाँ शीट्स के अंदर जा रहे हैं। तो शीट्स के अंदर हम देखो यहाँ प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल्स जो मैंने आपको बताया। अब देखो क्या लिखा है, रोज टू रिपीट एट टॉप, कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। यहां से जाकर आप चूज कर सकते हो जो रो या जो कॉलम आपको हर पेज के अंदर में रिपीटेशन चाहिए, वहां से आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये किस ऑप्शन में है, तो प्रिंट टाइटल में। तो ये ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो इतना डेप्थ में, तो इतना डेप्थ में कोई टीचर कभी पढ़ाते नहीं, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि ऐसा भी पूछ सकता है। ये इस क्वेश्चंस का या ऐसे क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने पर्टिकुलरली एक्सेल पर बैठकर काम किया है। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है और आपसे ऐसे क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो ध्यान रखिए ये सिर्फ आपसे नहीं छूटा है, बल्कि 99% बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा होगा या तुक्का मारा होगा। क्योंकि इतना ज्यादा डेप्थ में जाकर प्रैक्टिकल की बहुत सारी चीजें हैं। अब पूछेगा ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, ड्राफ्ट क्वालिटी, तो आपको थोड़ी उतना याद रहेगा, या कोई टीचर थोड़ी पढ़ाएंगे, ये आपको 6 महीने का एक्सेल का कोर्स थोड़ी करा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो 15-20 क्लास में ही खत्म करेंगे ना। ठीक है, तो ऐसे एक आध क्वेश्चंस कभी अगर आते हैं तो उसके लिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो तो बेटर है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कर लो, अगर निगेटिव मार्किंग है तो ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दीजिए। तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शंस हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इन MS Excel 2010 डैश रिबन्स कंटेन्स टूल्स फॉर इंटरसेक्टिंग फंक्शंस डिफाइनिंग नेम्स। अच्छा ये तो मैंने कराया है ना अभी फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो मैंने करा ही दिया था। चलिए तो आज का जो सेशन था हमारा ये इतने थे। तो आप लोगों ने पूरा सेशन देखा होगा, कमेंट भी आपका आया लेकिन बहुत कम मात्रा में आया। तो कमेंट आप जरूर से क्या कीजिए, और सेशन एंड होने के बाद ना कमेंट जरूर से क्या करो कि सर सेशन अच्छा था, बुरा था, ये चीजें समझ में नहीं आई, ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई, मैंने ये एग्जाम दिया, यहाँ से मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले। उससे क्या होता है ना, उससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है, तो हमें यहाँ से कोई अर्निंग है नहीं। हम अपना यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग में होने के बाद अपना यहाँ पर एक तरह से आपके सहयोग के लिए कि आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना छूटे, उसके लिए डेप्थ में आकर पढ़ाते हैं। कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन रिसर्च करने में टाइम लगता है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग रिसेंट एग्जामिनेशंस में इस साल में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसको एनालाइज करने के बाद ही हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं। तो इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेता है। उसके अगेंस्ट आपको करना क्या है, कमेंट करके मोटिवेट करना है, कमेंट करना है कि हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में, नहीं समझ में आया और बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। लेकिन वो जब टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा पता नहीं चलेगा, है ना। हमारी बात सिर्फ अभी यहाँ पे क्या हो रही है, वन वे कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूँ और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा दिया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब आप मुझे फीडबैक दोगे, ठीक है, तभी तो मेरे तब वो बात आएगी कि हाँ भाई आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर करना कि हर क्लास के बाद सभी लोग जो भी सेशन देखते हो लास्ट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर दिया करो। चैट में तो आप करते हो, कमेंट में सेशन एंड होने के बाद वो जरूर से कर दिया करो। दूसरा एक और ऑप्शन है थैंक्स का ऑप्शन। थैंक्स का ऑप्शन आपके यूट्यूब के अंदर में है। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी फाइनेंशियली यू कैन ऑल्सो ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ थैंक्स। ठीक है, आप वहां पर जाके थैंक्स का ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये आपके लिए नेसेसरी नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन के अंदर में हम लोगों ने MS एक्सेल कंप्लीट कर लिया। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का चैनल आप को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PDF अभी फौरन सेशन के बाद में आपको अपलोड करके दे दूंगा, आप वहां से उसको जरूर से देख लेना। ये सारे PDF को सामने में रखिए, एक बार में अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई दोबारा से वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, ऐसा कंटेंट पूरे YouTube पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके ही ये कंटेंट बनाया है। और ये पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। आप इंडिया के अंदर में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम्स हो, SSC के एग्जाम्स हो, बैंक के एग्जाम्स हो, या फिर दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स हो, या CUT के एग्जाम्स हो, कोई सा भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो यकीन मानिए आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कॉन्सेप्चुअल है, डायरेक्ट नहीं। इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आता। अभी रिसेंटली EMRS के बच्चों ने कमेंट किया है कि सर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वहीं से थे, 95% से ज्यादा क्वेश्चंस वहां से देखने को मिले हैं। KVS के अंदर में बच्चों ने रिप्लाई किया है कि सर मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिले जो मेरा मैराथन था। और यकीन मानिए अगर ये सेशंस आप देख रहे हैं यहां से भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाया। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग इस सेशन को विराम देते हैं। कल मुझे मौका मिला तो फिर से मैं क्लास लूंगा। अब अगला जो टारगेट है हमारा वो MS पावर पॉइंट का है। MS पावर पॉइंट में आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सेशन के अंदर उसको कंप्लीट कर दें। फिर आपका बचता है इंटरनेट, नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी,
तो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचते हैं और ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते ही आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर एमसीक्यूज करते रहेंगे, एब्रिविएशंस मैं साथ में लेके चल रहा हूँ और एक हम लोग सेशन लास्ट में रखेंगे। लास्ट में क्या मतलब इतना इन सारे सेशंस के बाद ही हम लोग रखेंगे ऑल शॉर्टकट कीज का, इसके अंदर विंडोज के भी शॉर्टकट कीज होंगे, ब्राउजर के भी शॉर्टकट कीज होंगे, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, वर्ड के, सारे के शॉर्टकट कीज एक जगह कंबाइन कर देंगे। ठीक है, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। तो चलो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल दोबारा से मुलाकात होगी। टिल देन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।